हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल का हमने स्टडी किया है और डाइपोल पे हमने एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट लेके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। तो वो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब हम पी पॉइंट लेने वाले हैं इक्वेटोरियल लाइन पे और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आते हैं इस टॉपिक पे। तो यहाँ भी सेम देखो, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। ए पॉइंट पे निगेटिव चार्ज, बी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है? 2l डिस्टेंस है, मीन्स ये डाइपोल है। ये क्या है? डाइपोल। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो, निगेटिव चार्ज की तरफ पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज के वजह से क्या होगी? ई ए टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज, और ई बी की अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मीन्स पी क्यू डायरेक्शन में हो। तो अब हम ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसिडर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, देन let P be the point at distance r from center C। सेंटर C से डिस्टेंस कितना है? R इतना डिस्टेंस। देन इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, electric field at point P due to minus Q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा? ई ए इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन, अब देखो डिस्टेंस कितना है हमारा? ए पी स्क्वायर। कितना होगा? ए पी स्क्वायर। एंड डायरेक्शन पी टू ए, डायरेक्शन क्या होगा हमारा? पी टू ए। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो इस तरह से हमें लिखना होगा। ये होगा हमारा क्वेश्चन 1। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ई बी इज इक्वल टू, देखो ई बी 1/4πε0 प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना है हमारा? बी टू पी, तो बी पी स्क्वायर, और डायरेक्शन पी क्यू डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पी क्यू हमारा यूनिट वेक्टर होगा। ये होगा इक्वेशन 2। ये तो सॉल्व हो गया। अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करते, फिगर में देखो ये हमारा आर है, ये एल है, और ये वाला साइड, तो ये हमारा इस तरह ट्रायंगल हम ले लेते हैं सी पी और ए। ये हमारा आर है, ये हमारा एल है। तो ये साइड क्या होगा? ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ए पी का वैल्यू कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट हो जाएगा। यहाँ भी अगर ये भी पाइथागोरस हम यूज करते तो बी पी का वैल्यू भी सेम होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो अब यहाँ हम लिख लेते हैं फ्रॉम फिगर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। फ्रॉम फिगर फ्रॉम फिगर क्या होगा? ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
एंड इट इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा, बीपी स्क्वायर भी होगा। देयरफॉर हम कहेंगे एपी इज इक्वल टू बीपी इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा वैल्यू क्या आ गया, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी वैल्यू क्या आ गया हमारा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों साइड का वैल्यू सेम आ गया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 और 2 में डालेंगे। देखो एपी स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बीपी स्क्वायर का भी वैल्यू सेम है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 and 2 बिकम therefore equation 1 and equation 2 becomes, दोनों में वैल्यू अगर हमने पुट किया, ई ए इज इक्वल टू 1/4 माइनस क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और डायरेक्शन हमारा पी ए कैप, एंड ई बी इज इक्वल टू 1/4 प्लस क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और डायरेक्शन पी क्यू कैप। अब दोनों को कंपेयर करो, अगर हम पॉजिटिव निगेटिव साइन हटा दे, अगर हम पॉजिटिव निगेटिव साइन हटा दे, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ई ए इज इक्वल टू ई बी। दोनों का वैल्यू क्या होगा हमारा, सेम है, ए और ई बी का वैल्यू, सिर्फ यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, दोनों का वैल्यू तो सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब देखो अगर हम डायग्राम देखते हैं तो ये दो फील्ड हमारे जनरेट होते हैं, ये हमारे दो फील्ड यहाँ जनरेट हो रहे हैं पी पॉइंट पे, एक है ई बी और एक है ई ए, एक है ई बी और एक है ई ए। दोनों का डायरेक्शन देखो अलग अलग, क्रॉस में जा रहे हैं। तो जब कोई भी वेक्टर क्रॉस में जाता है तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको स्प्लिट अप कर देते हैं रिजोल्यूशन में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में उसके क्या फाइंड करते हैं, कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं, देन हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, देन उन दोनों के लिए रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब हम वही करने वाले हैं। देखो पी पॉइंट का हम डायग्राम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं, पी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है और उसका हम डायग्राम अभी ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखो हमारे पास पी पॉइंट है, तो यहाँ मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ पी पॉइंट के लिए। तो यहाँ हमारा पी पॉइंट है, अब पॉइंट है हमारा पॉइंट पी, देन दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, एक है हमारा हमारा पी क्यू, ई बी का डायरेक्शन है, हाँ हमारा डायरेक्शन है ई ए, दिख रहा है, ई ए और ई बी। अब ये देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा, क्योंकि दो लाइंस इस तरह से, ये एंगल यहाँ का थीटा है, सेम ऊपर वाला एंगल भी थीटा रहेगा। सिमिलरली तो ये एंगल हमें मिल गया थीटा, देन सिमिलरली अगर हम यहाँ इस तरह से बात करें, ये एंगल थीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है, ये ए वाला एंगल हमारा थीटा है, तो सिमिलरली पी के यहाँ जो नीचे वाला एंगल रहेगा वो भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। तो दोनों एंगल, ऊपर वाला एंगल भी थीटा है, नीचे वाला एंगल भी थीटा है, दोनों एंगल क्या होंगे, थीटा होंगे। तो वही हम पी हमारे नेक्स्ट डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। देखो ये एंगल भी हमारा थीटा हो गया यहाँ, ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी हमारा, ठीक है। अब देखो दोनों वेक्टर को हम स्प्लिट करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों को स्प्लिट अप करते हैं हम, ये होगा हमारा
ईबी को हम पहले स्प्लिट अप करते हैं। ईबी को स्प्लिट अप करने के लिए एंगल को लग के जो साइड होता है वो कॉस होता है, तो ये होगा हमारा ईबी ये होगा हमारा ईबी कॉस थीटा। और जो एंगल को लग के साइड नहीं होता अलोंग वाई डायरेक्शन, ये क्या होगा ईबी साइन थीटा। ठीक है, तो ईबी को दो पार्ट में हमने स्प्लिट अप कर लिया। जो एंगल के लग के है वो ईबी कॉस थीटा, और जो एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में है दैट इज इस एंगल को टच नहीं करता वो साइड क्या होता है ईबी साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ देखो आप ईए को भी स्प्लिट करेंगे। ईए को एंगल को लग के जो साइड होता है वो क्या होता है ईए कॉस थीटा, एंड ये रहा दूसरा साइड, ये होगा हमारा ईए साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड EA and EB having two components EA cos theta and EB cos theta along x direction, along x direction, and next EA sin theta and EB sin theta along y direction, and they are equal and opposite। देखो EA साइन थीटा और EB साइन थीटा दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल क्यों? क्योंकि हमने यहाँ लिखा है EA इज इक्वल टू EB। EA और EB का वैल्यू क्या है इक्वल है। देखो हमने फाइंड किया EA और EB का वैल्यू इक्वल है, दोनों इक्वल है तो दोनों क्या है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मीन्स EB साइन थीटा का वैल्यू और EA साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, और दोनों अपोजिट है। देयरफॉर इक्वल एंड अपोजिट दे कैंसल आउट ईच अदर, दे कैंसल्ड आउट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल करेंगे। देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड E is due to EA cos theta and EB cos theta। ये दोनों की वजह से ये फील्ड होगा। देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या होगा E इज इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। दोनों एक ही डायरेक्शन में डायग्राम में दिख रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन है। बट हमें पता है क्या है, सिंस EA इज इक्वल टू EB, EA और EB इक्वल है, देयरफॉर E इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 टाइम्स EA cos थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अब हम वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे, वेक्टर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले रहे हैं। तो EA का वैल्यू नाउ EA इज इक्वल टू नाउ EA इज इक्वल टू EA का वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एंड cos थीटा इज इक्वल टू। चलो वापस फिगर में चलते।
फिगर का ऊपर वाला ट्रायंगल वाला फिगर देखते हैं, उसमें हम कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे। देखो ये वाला डायग्राम देखना है, ये वाला एंगल देखना है, कॉस थीटा, ठीक है। हमारा ये एंगल अब देखना है, ये एंगल थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होगा हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड कौन सा है, एल, और हाइपोटेनियस हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस का वैल्यू क्या आया फिगर से, एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम वहाँ पुट कर देंगे। ये ट्राइंगल लेना है, हम ये ट्राइंगल लेना है और उससे हमें फाइंड आउट करना। चलो पुट कर देते हैं। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब दोनों वैल्यू पुट कर दो, दोनों वैल्यू हमारे पुट कर दो यहाँ। Therefore E is equal to 2 1/4 pi epsilon 0 Q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया ए का वैल्यू, और यहाँ कॉस का वैल्यू हम पुट करते हैं एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। सो ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2L, ये 2 यहाँ ले लिया, डिवाइडेड बाय इसका पावर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर 1, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट मीन्स पावर हाफ, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2 होगा, पावर 3/2। अब हमें पता है Q इंटू 2L क्या होगा, P। E इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P divided by r square plus l square P/2. Here P is equal to Q into 12, and then अब हम पुट करेंगे यहाँ if r is very greater than L। अब r देखो, r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम C टू पॉइंट P, और L हमारा क्या है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, उसका हाफ का हाफ। तो ये बहुत निग्लिजिबल डिस्टेंस होगा, ये निग्लिजिबल, और उसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो निगलेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर L स्क्वायर को हम क्या करेंगे, देयरफॉर L स्क्वायर निगलेक्टेड। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P आर स्क्वायर रेस टू 3/2, तो ये 2 कट हो जाएगा, एंड ई इक्वेटर हम कहेंगे इज इक्वल 1/एप्सिलॉन 0 P ऑन आर क्यूब। ये आ गया हमारा इक्वेटर का फॉर्मूला। एक्सिस और इक्वेटर दोनों के फॉर्मूले हमारे हो चुके, ठीक है। इस चैप्टर का अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम। यहाँ हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो हमने कहा था कि चार्ज क्वांटाइजेशन है, मीन्स चार्ज क्वांटाइज है। हमने कहा था Q इज इक्वल टू एन ई का वैल्यू क्या होता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। अगर एक चार्ज लेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, 1.6। दो चार्ज लेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। तीन चार्ज लेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। तो बीच के वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसे कहा जाता है क्वांटाइजेशन। लेकिन जब चार्ज बहुत लार्ज अमाउंट में है, देखो सपोज इस सरफेस पे मैंने बहुत सारे चार्ज डाल दिए, तो एक एक चार्ज गिनना हमें पॉसिबल नहीं है। उस टाइम हम क्या कहते हैं, उसको कंटिन्यूअस मानते हैं। क्या मानते हैं, कंटिन्यूअस। उस टाइम हम उसकी डेंसिटी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डेंसिटी। तो जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां हम तीन टाइप की डेंसिटी स्टडी करेंगे। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर वन डायमेंशनल मटेरियल है, अगर वन डायमेंशनल मटेरियल है, उसके ऊपर हम चार्ज रखते हैं, उसके ऊपर हम चार्ज रखते हैं, तो हम कौन सा डेंसिटी यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लाइक वायर, थ्रेड, ओके, सिंथेटिक थ्रेड, उस पर अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज।
सरफेस चार्ज डेंसिटी कब यूज करेंगे? जब किसी एरिया पे यूनिफॉर्म चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, यूनिफॉर्म चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी एरिया पे, तो क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी हम यूज। एंड थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब थ्री डायमेंशनल कोई मटेरियल होगा, उसके ऊपर हम चार्ज रखते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो कैसे मेजर करेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आते हैं अब हम 3 पॉइंट पे। पहले आते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट है हमारा ए, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly distributed along length then this charge distribution is known as a linear charge density। linear charge density indicate किससे किया जाता है? लैम्बडा। therefore lambda is equal to q divided by l, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसका एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट इज इक्वल टू चार्ज का यूनिट कूलोम और लेंथ का पर मीटर, तो कूलोम पर मीटर, ये इसका एसआई यूनिट होगा। और अगर हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, देखो एल डिवाइड में है तो एल -1, क्यू का क्यू हमें पता है करंट इनटू टाइम, I1 एंड T1, ये होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, charge is distributed then surface charge density sigma। okay, now if charge is uniformly distributed over surface of area A, then surface charge density given by, तो अब हमारे पास क्या है? एक सरफेस है, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में अब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज अपॉन एरिया। क्या होगा फॉर्मूला? चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया का एसआई यूनिट होगा, सिंपल है, अब आपको पता चल जाएगा। एसआई यूनिट कूलोम पर मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट। एंड डायमेंशन, अब डायमेंशन निकालना भी आसान है। एरिया के लिए क्या होगा? L-2, करंट I1 T1। ये हो गया। थर्ड है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम रो से इंडिकेट करते हैं। तो इफ चार्ज यूनिफॉर्मली distributed along or over वॉल्यूम P। तो अब हमारे पास थ्री डायमेंशनल मटेरियल है लाइक सिलेंडर, और इसके ऊपर हमने चार्ज को रखा है, इसके ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस केस में
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा फॉर्मूला? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एंड इसका ऐसा यूनिट होगा हमारा, ऐसा यूनिट कूलोम पर मीटर क्यूब, कूलोम पर मीटर क्यूब। एंड डायमेंशन L-3 I1 T1 सिमिलर है। एक आपने कर लिया, बाकी दो भी आ जाते हैं। तो ये सिंपल टॉपिक था। तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में सरफेस चार्ज, लीनियर चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो तीनों डेंसिटीज या डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट किए। ये इजी टॉपिक है कि पहले वाले दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट और एक एक्सियल पॉइंट भी हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ, न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।